हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। तो दोस्तों, बात है 1965 की। एक नया नया देश बना था जिसका नाम था मलेशिया। मलेशिया ने एक नए देश बनते ही एक ऐसा कदम उठाया जो देश कभी कभी ही उठाते हैं या बहुत ही कम ऐसे कदम हमको देखने को मिलते हैं। मलेशिया ने अपनी ही जमीन का एक इंपॉर्टेंट और एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा खुद से अलग कर दिया। यह हिस्सा था 360 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड जिसे आज हम सिंगापुर के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंस यूजुअली एक सेलिब्रेशन का मौका होता है, पर सिंगापुर को जब इंडिपेंडेंस मिली 1965 में, जब वो मलेशिया से अलग हुआ और ब्रिटिश फोर्सेस भी जब वहां से विड्रॉ कर गई, तब सिंगापुर ने इस इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने ना करने का फैसला किया, क्योंकि सिंगापुर के जो नए लीडर थे उस समय, जिनका नाम था ली क्युआन यू, वो आने वाली इकोनॉमिक कैलेमिटी को पहले से ही देख चुके थे या देख रहे थे, जिसके चलते उन्होंने सिंगापुर की इस इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट ना करने का ही फैसला किया। सिंगापुर जो था वो पहले से ही काफी बुरी हालात में था। यहाँ की 70% पॉपुलेशन जो थी वो स्लम्स में रहती थी और काफी लोग ओपियम के एडिक्ट थे। मिक्स्ड पॉपुलेशन होने के कारण वॉयलेंस सिंगापुर में लगातार बढ़ रहा था। अलग अलग एथनिसिटी के लोग जो थे वो सिंगापुर में रहते थे। कोई सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री नहीं थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था। अब इंडिपेंडेंस का मतलब था नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस भी सिंगापुर के अंदर खत्म हो जाना, क्योंकि जब सिंगापुर और मलेशिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो मलेशिया के थ्रू सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो सिंगापुर तक पहुंच जाया करते थे। पर अब ये रूट भी खत्म हो गया। जितनी भी पड़ोसी कंट्रीज थी सिंगापुर के आसपास की, उन्होंने सिंगापुर के साथ अपने ट्रेड टाइज को भी कट ऑफ कर दिया। सिंगापुर के एग्जिस्टेंस को भी अपोज किया जा रहा था। और इसके ऊपर से ब्रिटिश मिलिट्री भी सिंगापुर से विड्रॉ कर रही थी, जो बची खुची 20% इकोनॉमी भी अपने साथ लेकर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिंगापुर का फ्यूचर अंडर डेवलपमेंट, वायलेंस और पॉवर्टी के साथ ही जुड़ जाएगा। लेकिन आज सिंगापुर दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में से एक है। यहां के लोग दुनिया के मोस्ट एजुकेटेड, हेल्दी और प्रोडक्टिव लोगों में से एक माने जाते हैं। सिंगापुर के पास दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह साउथ ईस्ट एशिया के फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल हब के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह छोटा और गरीब आइलैंड कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बन गया? आज सिंगापुर का नाम सुनते ही सबको याद आता है क्लीन स्ट्रीट्स, स्काई स्क्रैपर्स और वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी। बट जैसा कि हमने जाना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए सिंगापुर की इस फैसिनेटिंग इकोनॉमिक जर्नी को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह ली क्युआन यू की लीडरशिप ने सिंगापुर को एक स्लम फील्ड आइलैंड से एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल डाला। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में, कैसे एक पोर्ट सिटी को इंडिपेंडेंस मिला और इसने अपना इतना बड़ा चमत्कार किया। तो सिंगापुर की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में। जो एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था, 1819 में एक ब्रिटिश के एक आर्मी थे या ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे जिनका नाम था सर स्टैमफोर्ड रैफल्स। सम स्टैफोर्ड रैफल्स ने उन्होंने सिंगापुर को एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट बनाने का फैसला किया, एक प्लान किया। रैफल्स का विजन था कि सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बनाया जाए जिसमें कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था उस समय के लिए। आसपास का जितना भी इलाका था सिंगापुर का, वो चाइना और यूरोप की ट्रेड के बीच में लिंक के रूप में काम करता था। ब्रिटेन जो था वो इस पूरी ट्रेड को कंट्रोल करता था। डच भी थे इसके बीच में और कुछ पोर्तुगीज कॉलोनीज भी यहां पर मौजूद थी। धीरे धीरे ये इलाका जो था वो ट्रेड में ग्रो कर रहा था और सबसे प्रोडक्टिव, सबसे लिक्रेटिव बिजनेस जो इस इलाके में था वो था चाइना से वहां की टी को खरीदना और यूरोप में जाकर उसको महंगे दामों पर बेचना, जिसके लिए जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी और वो लगातार इस पूरे इलाके से अपनी ट्रेडिंग शिप्स को लेकर जाया करती थी। पर यहां पर बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज भी मौजूद थी, दूसरी पावर्स भी मौजूद थी, जिसके चलते ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर टैक्स भी देना पड़ता था, जिसके चलते ब्रिटेन के ही एक कॉलोनियल ऑफिसर, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक नया पोर्ट डेवलप करने की कोशिश करी और वो उसमें कामयाब भी हो गए और वही पोर्ट था सिंगापुर, जिसको एक फ्री पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया और उनका यह प्लान हिट था। सिंगापुर ब्रिटिश अंपायर के अंडर एक मेजर ट्रेडिंग हब बन गया जहां चाइना और इंडिया से ट्रेड होते थे। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश के लिए एक की सेंटर बन गया। अब इसके बाद आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जापानीज फोर्सेस ने सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लिया 1942 में। ब्रिटिश वापस आए, लेकिन सिंगापुर के लोग अब इंडिपेंडेंस की तरफ देखने लगे थे। ऑल्दो जापान को डिफीट करने के बाद ब्रिटेन ने वापस सिंगापुर के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन 1959 में फाइनली सिंगापुर को सेल्फ गवर्नेंस मिल गई और ली क्युआन यी सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सिंगापुर के रिलेशंस मलेशिया के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया गया था, लेकिन डिफरेंसेस और टेंशंस की वजह से यह मर्जर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 1965 में सिर्फ 2 साल के बाद ही मलेशिया ने सिंगापुर को अपने आप से अलग कर दिया।
इसके बाद सिंगापुर सिंगापुर जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रिसोर्सेज के बिना एक छोटे से आइलैंड को कैसे मैनेज किया जा सकता था। ये इंडिपेंडेंस ली क्युआन यी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज लेकर आई थी, लेकिन यहीं से सिंगापुर की रियल जर्नी शुरू हुई, स्ट्रगल्स, टफ डिसीजंस और एक विजन के साथ। तो आइए बात करते हैं सिंगापुर की इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के बारे में। अब देखिए, इंडिपेंडेंस तो मिल गई, पर प्रॉब्लम अभी भी मौजूद थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी सिंगापुर को जो एड्रेस करनी थी, वो थी उनकी हाउसिंग की प्रॉब्लम। इमेजिन करो 1960s में सिंगापुर की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो थी वो स्लम्स में रहती थी, बिना बेसिक प्लंबिंग और फैसिलिटीज के। बहुत ही पुअर कंडीशंस थी वहां। इनके साथ साथ नए सिंगापुर के विजन में हाउसिंग एक मेजर चैलेंज था, लोगों को घर प्रदान करना ली क्युआन यी की एक मेजर समस्या थी। ली क्युआन यी ने इसके लिए एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने एक कानून पास किया जिसमें गवर्नमेंट को चीप लैंड एक्वायर करने की पावर दे दी गई। प्लान यह था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे सिंगापुर की जमीन को बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर खरीदेगी और वहां पर गवर्नमेंट अफोर्डेबल अपार्टमेंट बनाएगी और अपने सिटीजंस को सस्ते रेट पर घर ऑफर करेगी। और इसके साथ एक इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी जोड़ दिया गया। अब देखिए, ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि लोगों को सस्ते दाम पर घर प्रोवाइड करना, ये तो सोशलिस्टिक कंसेप्ट है और ब्रिटिश भी इनसे इंस्पायर थे। और या कह लीजिए सिंगापुर के अंदर जब ये घर बनाने की तकनीकी आई, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश चीजों से इंस्पायर्ड थी। लेकिन जो ली क्युआन यी थे वो चाहते थे कि लोग हमेशा स्टेट पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि सोशलिस्टिक पॉलिसीज के अंदर क्या हो जाता है, लोगों को आदत पड़ जाती है कि स्टेट ही सब कुछ करेगा, सरकार ही सब कुछ करेगी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ली क्युआन यी इससे निपटना चाहते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि सिटीजन्स जो थे वो अपने खुद जो अपार्टमेंट्स थे उनको खुद बाय कर सके, उनको खुद परचेज कर सके। ये पॉसिबल बनाया उन्होंने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के जरिए। लोग अपनी जिंदगी की इनकम का एक परफेक्ट हिस्सा, एक प्रॉपर हिस्सा जो था वो पार्ट सेव करते थे और एम्प्लॉयर्स भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे कि भारत के अंदर भी जो प्रोविडेंट फंड का जो सिस्टम है, वैसा सिस्टम ही सिंगापुर के अंदर एम्प्लॉय किया गया। सबसे पहले सिंगापुर के अंदर इसको लार्ज स्केल के ऊपर लागू किया गया था। नाम रखा गया इसका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। इस पॉलिसी का इंपैक्ट यह हुआ कि धीरे धीरे स्लम्स खत्म होने लगे और हर सिटीजन के पास अपनी एक सेफ और सिक्योर घर होने लगा। आज सिंगापुर के 80% लोग स्टेट बिल्ट हाउसेज में रहते हैं, जो उन्होंने खुद बाय किए हैं। यह हाउसिंग मॉडल सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस का एक बड़ा पिलर बन गया। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी इकोनॉमी का, अपनी सैलरी का 25% हिस्सा अगर लगातार सेव करते जा रहे हैं और 25% हिस्सा ही आपका एम्प्लॉयर उसके अंदर डालता जा रहा है, तो एक बहुत मेजर सेविंग आपके पास इकट्ठी हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना घर खरीद सकते हैं। और क्योंकि घर सरकार आपको अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में घर खरीदना और भी आसान हो जाता है और यही चीज सिंगापुर के अंदर अप्लाई की गई। इसके बाद जो अगला मेजर काम किया गया सिंगापुर के अंदर, वो था वहां पर एंटी करप्शन मेजर्स को अप्लाई करना, ताकि सरकार के साथ, सरकारी ऑफिशियल्स के साथ लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। अब देखिए, हाउसिंग तो सेटल हो गई, पर अगर गवर्नमेंट करप्शन में ही डूबी हो तो किसी भी पॉलिसी का फायदा नहीं हो पाएगा। भारत के अंदर हम देखते हैं सरकार पॉलिसियां बनाती है, लोगों को फायदा नहीं होता है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। ली क्युआन यू को यह बात समझ आ गई थी और उन्होंने करप्शन को टैकल करने के लिए कुछ ड्रास्टिक मेजर्स किए। सिंगापुर में उन्होंने करप्शन से फाइट करने के लिए डेथ पेनल्टी तक की वार्निंग दे दी थी। देखो, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अट्रैक्टिव सैलरीज भी ऑफर की गई ताकि उन्हें करप्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। यह टफ अप्रोच थी, पर काफी कंट्रोवर्शियल भी थी, लेकिन रिजल्ट भी वैसे ही पावरफुल निकले। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे कम करप्ट देशों में से एक माना जाता है और इसी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी सिंगापुर की इकोनॉमी के अंदर बढ़ा। ये कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल बना और धीरे धीरे सिंगापुर की इकोनॉमी जो थी वो ग्रो करती रही। देखिए कैसे 1960 में बिल्कुल बंजर सा इलाका था, बिल्कुल स्लम्स यहां पर मौजूद थे, कोई बड़े स्काई स्क्रैपर मौजूद नहीं थे। और आज अगर हम सिंगापुर को देखें तो यहां पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देंगी। इसी के चलते सिंगापुर ने अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करप्शन फ्री पॉलिसी को भी लागू किया और उससे सारी की सारी गवर्नमेंट जो थी वो अच्छे तरीके से काम करने लगे, ऑफिशियल्स अच्छे तरीके से काम करने लगे। अब एक मेजर चीज चाहिए थी। सिंगापुर ने इन सब चीजों को तो कर लिया, पर अब चाहिए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सके, ताकि इकोनॉमी को बिल्डअप किया जा सके। इसी के चलते सिंगापुर के पास क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, रॉ मटेरियल नहीं थे और अपने नेबर्स की वजह से जो आसपास के लोग थे, जो दूसरी कंट्रीज थी, वो सिंगापुर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं थे क्योंकि नेबर्स कोऑपरेटिव नहीं थे सिंगापुर के। तो अब ली क्युआन यी ने डिसाइड किया कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नई पॉलिसीज बनाएंगे। उन्होंने सिंगापुर को एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाने के लिए वो सब कुछ किया जो एक कंट्री को करना चाहिए। सिंगापुर ने टैक्सेस और रेगुलेशंस को लो रखा, कुछ कंपनीज को टैक्स फ्री होने का ऑफर दिया कि आप 10 सालों तक हमारे देश में आकर काम कीजिए, हम कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। और उन्होंने जो ट्रेड यूनियंस हुआ करती हैं उनको भी कंट्रोल किया ताकि लेबर कॉस्ट कम की जा सके।
ऐसे बोल्ड स्टेप्स ने सिंगापुर को ग्लोबल बिजनेस के मैप पर ला दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया गया। ये सब पॉलिसीज काम आई क्योंकि सिंगापुर की ज्योग्राफी भी बिजनेस के लिए परफेक्ट थी। 10 सालों में वहां अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और इकोनॉमी सुपर फास्ट तरीके से ग्रो होने लगी। कभी तो सिंगापुर ने 100% जीडीपी की ग्रोथ एक साल में भी अचीव किया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा होगा ये। इसके बाद सिंगापुर ने फोकस करना शुरू किया अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ताकि लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट करो, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको हासिल हो सके। तो ली क्यूएन यी का ही विजन था कि सिर्फ फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी फोकस करना शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने सिटीजन्स को प्रोडक्टिव बनाया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उनको स्पेशलाइज्ड जॉब प्रोवाइड करी। सिंगापुर ने टेक्निकल स्कूल्स बनाए, फॉरेन कंपनी से लोगों को ट्रेन करवाया, मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनवाए, ताकि सिटीजन्स फिट और हेल्दी बन पाए। इसका फायदा यह हुआ कि हाई स्किल इंडस्ट्री सिंगापुर में अट्रैक्ट होने लगी और लोगों की वेजेस भी बढ़ने लगी, ऊपर जाने लगी। इसके साथ साथ सिंगापुर ने बहुत सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी जनरेट किया। देखिए, सिंगापुर में एक यूनिक चीज देखी गई। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस दूसरी कंट्रीज में भी हैं, बट दूसरी कंट्रीज में जैसे भारत हो गया या रशिया हो गया या चाइना हो गया, यहां पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मकसद होता है लोगों को नौकरी देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। बट सिंगापुर ने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाए, उनका मेन काम था प्रॉफिट जनरेट करना, ताकि उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करके सरकार और नई एंटरप्राइजेस को ओपन कर सके। तो ली क्यूआन यी ने की सेक्टर्स में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज क्रिएट करी, लेकिन ये कंपनीज प्रॉफिट बनाने के एम से ही की गई थी, ना कि गवर्नमेंट स्टडीज पर या सब्सिडीज पर चलाने के लिए। एग्जांपल अगर आप देखें, सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक है, एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। ये कंपनी सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि वहां करप्शन लो थी और ली क्यूआन यी ने इनएफिशिएंट कंपनीज को बंद कर दिया। और जब ये कंपनीज प्रॉफिट बनाने लगी तो इन कंपनीज को धीरे धीरे प्राइवेटाइज भी कर दिया गया, ताकि सिटीजन भी इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ली क्यूआन यी ने और सिंगापुर की सरकार ने यहां पर अप्लाई करी, जिसके चलते सिंगापुर आज दुनिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट के साथ, सेकंड इजीएस्ट कंट्री टू डू बिजनेस, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सेंटर, उनके सिटीजन्स के पास अफोर्डेबल हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, स्टूडेंट्स वर्ल्ड मैप में पूरे दुनिया के अंदर टॉप करते हैं। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स भी सिंगापुर के अंदर पढ़ने आते हैं और सिंगापुर के स्टूडेंट्स भी पूरी दुनिया के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन गाइस, सिंगापुर का मॉडल जो है वो बाकी कंट्रीज इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकती हैं। हर कंट्री का यूनिक सिचुएशन और रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि लॉन्ग टर्म विजन और लीडरशिप के साथ किसी भी कंट्री को चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंगापुर का एग्जांपल ये भी दिखाता है कि कभी कभी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और डिसिप्लिन भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ली क्यूआन यी की को डिक्टेटरशिप के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने सिटीजन को फ्यूचर के लिए कुछ टफ डिसीजन लिए। सिंगापुर हम सबको यह सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के साथ किस तरीके से कंट्री को खुद को रीशेप कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।